तो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एरिया, क्षेत्रफल, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। यकीन मानिए दोस्तों, कभी आप इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो तब आपका एरिया और क्षेत्रफल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कभी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आयत रेक्टेंगल से। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हम लोग पढ़ेंगे आयत रेक्टेंगल के बारे में। दोस्तों, इस टाइप की जो भी डायग्राम होती है, उसको आयत या फिर रेक्टेंगल कहा जाता है। दोस्तों, इसको आयत की लंबाई और इसको आयत की चौड़ाई कहा जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस टाइप की जो भी डायग्राम होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई इस टाइप की आकृति को आयत या फिर रेक्टेंगल कहा जाता है। इसको आयत की लंबाई और इसको आयत की चौड़ाई कहा जाता है। दोस्तों, आयत का प्रत्येक कोण हर बार 90 डिग्री का होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला याद रखना होगा। सबसे पहला फार्मूला आपको याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणिला चौड़ाई। तो ये आपको याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणिला चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हो तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आता है। दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है? एक्चुअली इस चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति के अंदर का जो पार्ट होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति के अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको इसका क्षेत्रफल कहा जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का, इस आयत का क्षेत्रफल होगा, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, ये इसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणिला चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है इसके द्वारा घिरा हुआ अंदर का भाग। तो ये जो भी अंदर का भाग है, इसको इसका एरिया या फिर क्षेत्रफल कहा जाता है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति के अंदर का जो भाग होता है उसको उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। और आयत का क्षेत्रफल निकालना है तब आपको लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों, आयत की परिमिति, दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, आयत की परिमिति। आयत की परिमिति का फार्मूला होता है 2 गुणिला लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों, परिमिति क्या होता है? आयत की कुल लंबाई। परिमिति क्या होता है? आयत की कुल लंबाई मीन्स ये जो आपको लंबाई दिख रहा है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये जो आपको आउटर लेयर दिख रहा है, वो उसकी परिमिति होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इसकी परिमिति या फिर इसकी कुल लंबाई कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आयत की परिमिति निकालना है तो 2 गुणिला लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति होता है उसका बाहरी आउटर लेयर की लंबाई। तो याद रखना है, परिमिति होता है आयत की कुल लंबाई। लंबाई और चौड़ाई, कुल लंबाई जिससे वो बना होता है उसको उसकी परिमिति कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट याद रखना है दोस्तों, कभी आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हो, तो ये जो लाइन कहलाएगा ये इसका विकर्ण कहलाता है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और विकर्ण को डी से इंडिकेट करते हैं, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो इस कॉर्नर से आपने इस कॉर्नर को जो मिलाया है तो ये इसका विकर्ण कहलाया, डायगोनल कहलाया। दोस्तों, जब आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाओगे, तो ये भी इसका विकर्ण या फिर डायगोनल कहा जाएगा। तो आयत के 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। दोस्तों, इसका जितना लेंथ होगा इसका भी उतना ही लेंथ होगा। तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि आयत के दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। जिसको विकर्ण कहा जाता है, तो ये विकर्ण और ये विकर्ण हर बार लंबाई में बराबर होगा। तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। आयत के 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण हर बार बराबर होते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती है। दोस्तों, ये लंबाई इसके बराबर होगा तो लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई के बराबर होती है। तो फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है कि विपरीत भुजाएं, इसका ये अपोजिट होता है, इसकी ये विपरीत भुजाएं और इसकी ये विपरीत भुजाएं, तो विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती है। दोस्तों, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लेंथ में बराबर होगी और समांतर होगी, पैरेलल होगी। ये जो आपको लाइन दिख रही है जिसको अपन लंबाई कहते हैं, तो ये लंबाई और ये लंबाई समांतर होगी और बराबर होगी। तो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है
की विपरीत भुजाएं हर बार समांतर होती है और बराबर होती है। तो 4 पॉइंट आपको आयत के बारे में याद रखना है। इसके द्वारा अंदर का जो भाग कहलाता है उसको इसका क्षेत्रफल या फिर एरिया कहलाता है। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई कहा जाता है। इनको आयत का विकर्ण कहा जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणिला चौड़ाई। आयत की परिमिति होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। दोनों विकर्ण हर बार बराबर होते हैं और विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आयत की कुल लंबाई को ही इसकी परिमिति कहा जाता है और आयत की परिमिति होती है 2 गुणिला लंबाई प्लस चौड़ाई। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए दोस्तों अब यहाँ पे समझते हैं, जब आप आयत पढ़ते हो, जब आप रेक्टेंगल पढ़ते हो, तब आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों इस टाइप का जो डायग्राम होती है इसको समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। जिस भी ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों आयत के रेक्टेंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। कोई भी ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो 90 डिग्री का जो भी आगे होता है, 90 डिग्री के जो भी आगे साइड होता है उसको उसका कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। 90 के आगे वाला कर्ण कहलाता है। तो ये जो साइड आपको दिख रही है ये इसकी कर्ण होगा, ये इसका हाइपोटेनस होगा। दोस्तों इसको इसका आधार कहा जाता है, इसको इसका बेस कहा जाता है। और ये जो आपको भुजा दिख रही है, ये जो आपको साइड दिख रही है, इसको इसका लंब या फिर परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपको याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम हर बार राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। या फिर आप ऐसा कह सकते हो वर्ग उधर जाएगा, वर्ग बराबर के इधर आता है तो स्क्वायर रूट होता है। तो कर्ण इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है इसको लगाते क्यों है। एक्चुअली समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड आपको दिखता है, आधार, कर्ण और लंब। तो कभी भी 2 साइड दिया रहता है, तीसरा साइड निकालना होता है। कभी भी कोई भी 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालना होता है, तो उसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि 3 साइड में से हर बार 2 साइड दिया रहता है, तीसरा साइड निकालना है, तब आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होता है। मान लो आपको लंब दिया है और आधार दिया है और आपको कर्ण निकालना है, तब अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। मान लो आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है, तब अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। या मान लो आपके पास लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकालना है, तब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, कोई भी 2 साइड दिया है, तीसरा साइड निकालना है, तब पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आयत के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और कभी इतने पॉइंट आपको एग्जैक्ट याद है तब आप आयत और रेक्टेंगल के सारे क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। दोस्तों जो आयत की लंबाई है, यहाँ पे आपको आयत की लंबाई दिया है 40 मीटर, और यहाँ पे आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई दी है आपको 30 मीटर। तो इस कंडीशन में अपने को निकालना है आयत का क्षेत्रफल और इसका विकर्ण। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणिला चौड़ाई। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणिला चौड़ाई। लंबाई दी आपको 40 मीटर, चौड़ाई दी आपको 30 मीटर, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तब इसका मल्टीप्लाई होगा 1200,
और दोस्तों क्षेत्रफल है इसलिए अपने को लिखना पड़ेगा 1200 वर्ग मीटर, क्योंकि लंबाई भी मीटर में थी, चौड़ाई भी मीटर में थी, तो मीटर गुनीला मीटर। दोस्तों लंबाई भी मीटर में थी, चौड़ाई भी मीटर में थी, तो मीटर गुनीला मीटर, मीटर का वर्ग हो जाएगा, इसलिए जो क्षेत्रफल आएगा उसको लिखेंगे अपन 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर। इसका मीटर और इसका मीटर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा वर्ग मीटर। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी आप क्षेत्रफल लिखते हो तब आपको यूनिट याद रखना है। मीटर है तो 2 बार मीटर का मल्टीप्लाई होके वह वर्ग मीटर हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ रहे हो। लंबाई था 40, चौड़ाई था 30, तो मल्टीप्लाई किया तो 1200, बट लंबाई भी मीटर में था, चौड़ाई भी मीटर में था, तो मीटर गुणिला मीटर, मीटर का वर्ग हो जाएगा, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा 1200 वर्ग मीटर। आई होप इतना आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे बोलता है आयत का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई निकालना है। दोस्तों अब अपने को निकालना है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। तो आइए दोस्तों अब निकालते हैं विकर्ण की लंबाई। दोस्तों जो आयत होता है, इस टाइप की जो डायग्राम होती है इसको अपन आयत कहते हैं। एक्चुअली ये जो है ये इसका विकर्ण होगा। तो अपन ने निकाले आयत का क्षेत्रफल, अब अपने को निकालना है विकर्ण की लंबाई। दोस्तों आयत की जो लंबाई दिया था वो आपको दिया था 40 मीटर, और जो चौड़ाई दिया था वो आपको दिया था 30 मीटर। यहाँ पे हर बार 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के वाला हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को ही यहाँ पे विकर्ण कहा जाता है। लंबाई दी आपको 40, चौड़ाई दी आपको 30, और आपको निकालना है विकर्ण। तो इसको 2 मिनट के लिए मान लो x होगा। अब यहाँ पे लगाना है आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है विकर्ण का वर्ग, ये होता है विकर्ण का वर्ग, तो x का वर्ग इज इक्वल टू लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। दोस्तों यहाँ पे आपको विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण आप तभी निकाल सकते हो जब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे। तो लंबाई दी आपको 40, चौड़ाई दी आपको 30, और ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है विकर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो यहाँ से निकालेंगे विकर्ण, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का वर्ग दोस्तों 1600 प्लस 30 का वर्ग 900। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 900 2500 हो जाएगा। दोस्तों ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वर्गमूल 2500, और x वर्गमूल 2500। तो दोस्तों किस वर्गमूल 2500, तो 2500 किसका वर्गमूल है, तब अपना आंसर आएगा 50। तो ये इसका आंसर आएगा, x का मान निकल के आया 50। तो जो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी आपकी 50 मीटर। आई होप इतना आप समझ रहे हो। दोस्तों कभी भी क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है, और उसका यूनिट हमेशा आपको वर्ग मीटर लिखना होगा। कभी लंबाई आपकी मीटर में और चौड़ाई आपकी मीटर में हो तो मीटर गुणिला मीटर, मीटर का वर्ग हो जाएगा। मान लो दोनों सेंटीमीटर में होता तो वो सेंटीमीटर वर्ग हो जाता। और विकर्ण आपको निकालना था, तो लंबाई दी आपको, चौड़ाई दी आपको, यहाँ पे लगाया अपन ने पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। सॉल्व किए, अपना आंसर आया 50। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर, और विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 50 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर। दोस्तों लंबाई आपको दिया है, लंबाई आपको दिया है 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई दी आपको 17 सेंटीमीटर। दोस्तों एक विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई दी आपको 17 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में अपने को निकालना है आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, कभी भी आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तब आपको याद रखना होगा कि आयत का क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणिला चौड़ाई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको लंबाई दिया 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई गायब है। और आयत का क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास दोनों का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो डाटा अपने को दिया, यहाँ से अपन निकालेंगे इसकी चौड़ाई, फिर इसको यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये इस टाइप का जो भी डायग्राम होता है उसको आयत कहते हैं, उसको रेक्टेंगल कहा जाता है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। इसकी लंबाई दोस्तों आपको दिया 15 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण की लंबाई दी आपको 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको चौड़ाई निकालना होगा, चौड़ाई निकालेंगे फिर इसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो लंबाई दी आपको 15, विकर्ण की लंबाई दी आपको 17 और चौड़ाई 2 मिनट के लिए मान लो x होगा। अब यहाँ पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम 90 के आगे वाला हमेशा कर्ण होता है,
90 के आगे वाला हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे कर्ण विकर्ण को ही कर्ण कहा जाता है क्योंकि 90 के आगे वाला ही कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और यहाँ पे चौड़ाई अपने x मान के चले। दोस्तों 17 का वर्ग करोगे तब यहाँ पे आएगा 289, 15 का वर्ग करोगे तो 225 प्लस x का वर्ग। दोस्तों 225 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 289 में से 225 माइनस करोगे दोस्तों 9 में से 5 जाएगा 4, 28 में से 22 जाएगा तो 6 इज इक्वल टू एक्स का वर्ग। दोस्तों x का मान निकालना है तो ये इधर वर्गमूल आ जाएगा, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर बराबर के इधर आके वर्गमूल बन जाता है तो ये स्क्वायर रूट 64 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यहाँ से x का मान निकलेगा 8। तो दोस्तों जो अपने चौड़ाई थी वो अपना निकल के आया 8। विकर्ण दिया आपको 15, लंबाई दिया आपको विकर्ण दिया आपको 17, लंबाई दिया आपको 15। पाइथागोरस थ्योरम से निकाले चौड़ाई और चौड़ाई अपनी आई 8, तो x का मान हो गया 8। अब निकालते इसका आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों लंबाई दिया था आपको 15 और चौड़ाई दिया आपको 8, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 गुणिला 8। तो दोस्तों 15 गुणिला 8 करोगे तब अपना आंसर आएगा 120, और ये सेंटीमीटर में था। लंबाई भी आपकी सेंटीमीटर में थी, चौड़ाई भी आपकी सेंटीमीटर में थी, तब इसका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर वर्ग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणिला चौड़ाई करना होगा। लंबाई दिया था आपको 15, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से निकाले चौड़ाई और फिर मल्टीप्लाई किए तब अपना आंसर आया 120 सेंटीमीटर वर्ग। लंबाई भी सेंटीमीटर में था, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी x का मान निकाले 8 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। दोस्तों यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी। दोस्तों आयत की परिमिति निकालना है यहाँ पे आपको। तो आयत की परिमिति का फार्मूला आपको याद रखना है। आयत की परिमिति होती है 2 गुणिला लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों आपको क्षेत्रफल निकालना है या फिर परिमिति निकालना है। दोस्तों आयत की परिमिति निकालना है या फिर क्षेत्रफल निकालना है, हर बार आपको लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आयत की परिमिति क्या होगी। तो आयत की परिमिति निकालने का फार्मूला होता है 2 गुणिला लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे आपको दिया एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा, दोस्तों एक भुजा दिया 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण दिया आपको 26 सेंटीमीटर। दोस्तों इस टाइप की जो डायग्राम होती है इसको आयत कहते हैं। इसकी एक भुजा दिया 10 सेंटीमीटर। अपने को नहीं पता कि जो 10 दिया वो लंबाई है या फिर चौड़ाई है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया आपको 26 सेंटीमीटर। दोस्तों विकर्ण दिया आपको 26 और ये 90 डिग्री का कोण होता है। मान लो इसकी लंबाई x होगी और इसकी जो चौड़ाई है इसको अपन 10 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। दोस्तों आप 10 सेंटीमीटर लंबाई भी ले सकते हो या फिर चौड़ाई भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई है या फिर चौड़ाई है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो मान लो कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से निकालेंगे अपन लंबाई। विकर्ण दिया आपको 26, चौड़ाई दिया आपको 10। अब आपको निकालना है इसकी लंबाई। तो यहाँ पे लगाते पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दोस्तों 26 का वर्ग, तो 26 का वर्ग माइनस ये इधर आ जाएगा तो 10 का वर्ग इज इक्वल टू x का वर्ग। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 26 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या कभी आपको ये वाला फार्मूला याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। तो इस तरीके से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 26 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो आप चाहो तो 26 का वर्ग निकाल के 10 का वर्ग माइनस करोगे तभी भी अपना आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक बार लिख दो माइनस, एक बार लिख दो माइनस और एक बार लिख दो प्लस फार्मूले के हिसाब से इज इक्वल टू x का वर्ग। तो 26 में से 10 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 16 और 26 और 10 36 इज इक्वल टू x का वर्ग। अब यहाँ पे निकालना है x का वर्ग, तो
तो वर्ग इधर आ जाएगा, वर्ग इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पे लेते हैं, वर्ग इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल 16 गुणिला 36 इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों 16 वर्गमूल है 4 का और 36 वर्गमूल है 6 का इज इक्वल टू एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब एक्स का मान निकल के आएगा 24। तो आप कह सकते हो जो हमारी लंबाई निकल के आई थी वो आई थी आपकी 24 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हो। तो यहाँ पे था 26 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बार माइनस किया, यहाँ पे एक बार प्लस किया, माइनस किया तो 16, प्लस किया तो 36, स्क्वायर इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल 16 गुणिला 36 इज इक्वल टू एक्स। तो 16 वर्गमूल होता है 4 का, 36 वर्गमूल होता है 6 का, मल्टीप्लाई किया 24। तो यहाँ से एक्स का मान निकल के आया 24। अब आपको निकालना है आयत की परिमिति। दोस्तों लंबाई निकल के आई 24, तो आयत की परिमिति 2 गुणिला लंबाई निकाले 24, तो 24 प्लस चौड़ाई पहले से दिया था 10। अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 गुणिला 24 और 10 34 हो जाएगा, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणिला 4 8 और 6, तो ये इसका आंसर आएगा 68 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तब एक्स का मान निकल के आएगा 24। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप वर्ग निकाल के माइनस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आयत की परिमिति निकल के आएगी 68 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो आयत की परिमिति क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया कि आयत की लंबाई, यहाँ पे आपको दिया था एक आयत की लंबाई, यहाँ पे आपको दिया आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई, इसका रेशो आपको दिया, इसका रेशो आपको दिया 8:5। दोस्तों यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया 8:5। तो दोस्तों यहाँ से लंबाई मानना पड़ेगा 8x और चौड़ाई मानना पड़ेगा 5x। कभी भी रेशो दिया होता है और एग्जैक्ट निकालना होता है तो जो भी रेशो दिया होता है उसको अपन x लगाते हैं। यहाँ पे 8:5 दिया तो लंबाई हो जाएगी 8 और चौड़ाई हो जाएगी 5, पर एग्जैक्ट निकालने के लिए उसको x लगाते हैं। तो यहाँ से लंबाई निकल के आएगी, यहाँ से लंबाई निकल के आएगी दोस्तों 8x, और चौड़ाई यहाँ से मानना पड़ेगा, चौड़ाई यहाँ से निकालेंगे अपन 5x। जो भी रेशो दिया उसको हर बार x लगाना होता है एग्जैक्ट निकालने के लिए। अब यहाँ पे आपको बोला, आई होप इतना आप समझ रहे हो, जो भी रेशो दिया उसको हर बार x लगाते हैं एग्जैक्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया था एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। अब आपको बोल रहा है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो। दोस्तों जो चौड़ाई दिया है वह लंबाई से 60 मीटर कम है। दोस्तों जो चौड़ाई है, चौड़ाई यहाँ पे आपको दिया कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया था चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, दोस्तों चौड़ाई दी आपको 5x इज इक्वल टू लंबाई दी आपको 8x माइनस 60। चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। दोस्तों 60 को इधर आप शिफ्ट कर दो, 5 उधर चले जाएगा तो 8x माइनस 5x। तो 60 इज इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा तो 3x। तो x का मान निकल के आएगा यहाँ पे 20। दोस्तों x का मान 20 निकल गया है तो आप यहाँ से लंबाई और यहाँ से चौड़ाई निकाल सकते हो। बट आपको बोला आयत की परिमिति कितनी होगी। दोस्तों आयत की परिमिति का फार्मूला होता है आयत की परिमिति। दोस्तों आयत की परिमिति का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद रखना है। आयत की परिमिति 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों लंबाई था 8x, चौड़ाई था 5x, तो 8x प्लस 5x, तो 2 8 और 5 दोस्तों 13x हो जाएगा। तो 8 और 5 13x। तो 2 गुणिला दोस्तों 13 का मान निकाले थे अपन, x का मान निकाले अपन ने 20, तो यहाँ पे पुट करना है तो 13 गुणिला 20। आप x का मान यहाँ पे पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। x का मान 20 पुट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो लंबाई निकल के आ जाएगा, और x का मान 20 यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे तो चौड़ाई निकल के आएगा। फिर आप उसका परिमिति निकाल सकते हो, या आप इस तरीके से भी परिमिति निकाल सकते हो। आयत की परिमिति 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई था 8x, चौड़ाई था 5x, जोड़ दिया
अब यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लाई करते। कभी मैं यहाँ पे सॉल्व करता तो x का मान 2 बार मल्टीप्लाई करना होता, 8 गुणिला 20, 5 गुणिला 20, फिर जाके जोड़ना पड़ता, और यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 13 गुणिला 2, 2 गुणिला 13 गुणिला 20, 260 हो जाएगा, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तब इसका मल्टीप्लाई होगा 520। परिमिति, आयत की परिमिति आ जाएगी 520 मीटर। आयत की परिमिति आ जाएगी 520 मीटर, क्योंकि आपको दिया लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर कम हो। लंबाई आपके दिया था मीटर में, चौड़ाई भी दिया मीटर में, तो जो परिमिति आएगा वो भी आएगा मीटर में। तो इसका सही आंसर है आपका 520 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों कभी वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।